सिंगल पॉइंट एजेंडा को लेकर के कि न्यू पेंशन स्कीम के अगेंस्ट में ये आंदोलन है, ये आंदोलन सीरीज ऑफ आंदोलन का एक पार्ट है। आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, आम लोगों के बीच में एक ही जो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में जो एक मेन जो वे था वो पेंशन ही रहा। पेंशन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे जजमेंट हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी कि पेंशन इज़ नॉट ए बाउंटी, पेंशन कोई भीख नहीं है, पेंशन कोई उपहार नहीं है, पेंशन एक लेजिटिमेट राइट है। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को भी यदि आप देखें या इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का साइटेशन है कि एक एम्प्लॉई, एक मजदूर किसी भी सेक्टर में काम करे, इंक्लूडिंग आपका जर्नलिस्ट सेक्टर में भी जिसकी फाइट आप लोग भी करते हैं कि आप ऑर्गेनाइज्ड वे में आप जब तक यंग है तब तक आपका चैनल आपको यूटिलाइज करता है, लेकिन एक ऐसे समय आने के बाद आपकी सोशल सिक्योरिटी क्या है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि पेंशन जो है कोई गिफ्ट नहीं है, कोई उपहार नहीं है, कोई एहसान नहीं है। पेंशन एक लेजिटिमेट राइट है जो एक एम्प्लॉई जो इंटायर लाइफ अपना ब्लड एंड स्वीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए देता है, तो उसका बुढ़ापा जो इंडियन सोशल सिस्टम है उसका बुढ़ापा जो है रेस्पेक्ट के साथ जाए, उसे अपने बच्चों के ऊपर या किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, इसलिए वो और उसकी वाइफ इज्जत के साथ जी सकें, इसलिए पेंशन दिया गया। इलिजिटिमेटली अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने 2004 सर ये जो न्यू पेंशन स्कीम सरकार है, इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है सरकार का? जैसे अभी वो प्रोपोगेट कर रहे हैं जो शुरुआती दौर है, ताकि उनका कहना है कि एक एम्प्लॉई को लाइफ टाइम उसको देने के बाद आप एक एवरेज यदि देखेंगे तो एम्प्लॉई का एज जो है पोस्ट रिटायरमेंट पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में 60 ईयर्स के बाद बेयरली 10 ईयर्स या 15 ईयर्स 75 एवरेज एज है। आज गवर्नमेंट जो दे रही है 14% कंट्रीब्यूशन है। जो पेंशन है, जो डिफाइंड पेंशन स्कीम है, उसके अंदर में पोस्ट रिटायरमेंट आपको सिर्फ पेंशन 15 साल देना है। यहाँ पे एवरेज यदि लेंगे तो 10 to 15 ईयर्स है। आज 18 साल की उम्र में एक एम्प्लॉई आता है तो 14% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट दे रही है। तो गवर्नमेंट का ये लॉजिक कि जो फिनेंशियल क्राइसिस है या बहुत बड़ा ये है, ये एकदम से इरेलीवेंट है, गलत है, क्योंकि अब 14% यदि एम्प्लॉई 10% यदि अपना कंट्रीब्यूशन देता है, 14% कंट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट खुद दे रही है। दूसरा, पुरानी पेंशन स्कीम में फाइनेंशियल क्राइसिस बता रही है सरकार, वो झूठ बोल रही है, ये गलत है, क्योंकि नेशनल फिनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी जो है उसने पेंशन को कहीं बोझ नहीं बताया। नेशनल फिनेंस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट में भी दिया था 4 साल पहले, उसमें भी पेंशन की वजह से कोई जो है बहुत ज़्यादा फिनेंशियल लोड गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है। सेकेंड चीज़ आप देखेंगे कि जो मैं बताना चाह रहा था कि एक एम्प्लॉई के रिक्रूटमेंट से लेकर के और रिटायरमेंट तक 60 ईयर तक आप 14% उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो जमा कर रहे हो। आप इतने समय के जो अमाउंट्स को रिकाउंट करेंगे तो वो अमाउंट और पोस्ट रिटायरमेंट 15 साल तक पेंशन देना, दोनों में ह्यूज डिफरेंट है। इसके लिए कोई फाइनेंशियल ये नहीं है, कोई फाइनेंशियल जो है क्राइसिस नहीं है। दूसरा चीज़ डिस्पैरिटी है कि ये पेंशन सही है, जो अभी उसी बात का रिपीटेशन करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर आप देखेंगे कि अभी पेंशन को लेकर के कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी लोक सेवक हैं, जो ये परिभाषा जो डिफिनीशन है उसके अंदर में वो लोक सेवक हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वो भी एक लोक सेवक हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी जो है सरकारी मुलाजिम जो सरकारी नौकर हैं, सेवक हैं, तो उनके मेहनत के बल पे जो उनको दिया जा रहा है, मजदूरी दी जा रही है। यहाँ पे हमारे जो MLA MP या किसी भी दूसरे में हैं, यदि उनको एक बार शपथ ले लिया, शपथ लेने के बाद वो पेंशन लागू हो जाती है। पंजाब जैसे स्टेट में आप देखेंगे अभी जो बहुत एक जो साहसिक डिसीजन लिया है वहाँ की गवर्नमेंट ने, मान गवर्नमेंट ने, कि पहले 4 बार यदि MLA है तो 4 पेंशन 4 टाइम होता है, यानी एक MLA 5-5 लाख रुपए तक पेंशन ले रहा है पोस्ट रिटायरमेंट, क्योंकि वो रिपीटेडली 3 बार 4 बार उम्र है। तो ये जो डिस्पैरिटी है, सवाल यही है, सरकार जो फैसले ले लेती है ना, उनको बड़ी अडिक रहती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, हमेशा यही लगता है, आज नहीं ये इतिहास है, इस देश के अंदर में जब अंग्रेज भी आए थे, पेंशन के लिए को देखेंगे तो अंग्रेजों के समय में भी वो इम्पोर्टेंस समझते थे। इतना ब्रूटली जिस तरीके से मूवमेंट को कुचलने की कोशिश कर रही है सरकार, गवर्नमेंट सेक्टर को पूरी तरीके से, आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, न्यूज़ चैनल के लिए काम, कितना एक्सप्लॉयटेशन है, कितना विक्टिमाइजेशन है। आपके कैलिबर का, आपके स्किल का एक बंदा यदि दूरदर्शन या किसी जगह पे काम करेगा तो उसको काम करने के अगेंस्ट में जो उसको पे एंड अलाउंसेस मिलना चाहिए, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, कोई गारंटी नहीं है आपको, कोई पे एंड अलाउंसेस की गारंटी। मल्टीपल मुट्ठी भर लोग हैं, उनको पब्लिक एसेट तो खत्म कर रही है ना सरकार, आखिर क्या वजह है? अभी पब्लिक इंस्टीट्यूशन को समाप्त करने के बाद आज लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आज क्या है,
किसी एक बड़े फिलासफर ने बोला है कि धर्म जो होता है अफीम होता है, वो मीठा जहर है, और मीठे जहर को देख कार्ल करके मार्क्स जी ने बोला जी जी, तो कार्ल मार्क्स का जो ये है कि ये एक अफीम है। आज जिस तरीके से धर्म सही, आप किस रिलीजन के हो सकते हैं उसका मेरे को चेन नहीं है। हम सब लोग अपने अपने रिलीजन इज वो एक धर्म जो है एक जीवन जीने की एक पद्धति है कि आप कैसे अपनी लाइफ आपको लगता है अफीम का बोलबाला है देश में? हो रहा है। ये मीठा अफीम जो है पूरे देश में चल रहा है, लेकिन जब इस नशे से हम निकलेंगे तब वो 1100 की जो गैस है वो कहीं ना कहीं घर की गृहस्थी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। तब वो जब तूर दाल का रेट, जो अरहर के दाल का जो रेट है वो अफेक्ट कर रहा है, तब वो रेट कर रहा है कि लेकिन सर मैं आपको रोक रहा हूँ, हम लोगों के बीच जाते हैं, लगता नहीं है ये जो धर्म वाला नशा है ना, इससे लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उतरेंगे, निकलेंगे। यदि नहीं निकलते, और जो बिलीफ है कि क्या स्ट्रगल में आप तो जंतर मंतर को कवर करते हैं। सर बेरोजगारी सीमा चरम पर है, अपने देखने महंगाई कितना बढ़ रही है देश में, जीडीपी आपने देख ली क्या हालत है। जब अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, यहाँ आप जैसे जो यूथ हैं, जो पत्रकारिता जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और कहीं ना कहीं मैं एलिगेशन कोई नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आपको भी महसूस हो रहा होगा ये एलिगेशन, ये और एलिगेशन केवल नहीं है, उसमें सच्चाई भी है कि एक देश का एक बड़ा वर्ग जिसने बड़े बड़े मूवमेंट किया है, कभी किसी ने लिखा है ना कि न खींचो कमानों को न तलवार निकालो, यदि जंग मुखातिब हो तो तलवार अखबार निकालो। तो आपकी मीडिया का इतनी बड़ी जो भूमिका होती थी, आज मीडिया के लिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता है, लेकिन मीडिया के लिए ये महंगाई बढ़ने की वजह से जो एंड में बैठा हुआ आदमी है, जो हम लोग तो देखिए कहीं ना कहीं से थोड़े प्रिविलेज हैं कि ब्रेड एंड बटर गवर्नमेंट सेक्टर का होने के नाते हमारा आज कोविड के टाइम पे लोगों को हमने सड़क पे भूखे मरते हुए देखा। आज भी देश के बहुत सारे हिस्से में हो सकता है हम प्रिविलेज हैं कि हमको 2 जून की रोटी मिल रही है, लेकिन हजारों लोग, मीडिया कैप्चर हो चुका है सर। मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं आज का कैपिटलिज्म है, उसका असर है। आज देखिए एक एनडीटीवी एक चैनल था जिसमें रवीश कुमार जी जो कुछ न कुछ बोलने की कोशिश करते थे, आज उसको भी अडानी ग्रुप ने खरीद लिया। तो किस तरीके से मीडिया पूरी तरीके से कैप्चर कर रहा है। देखिए हमारा सवाल कोई एक मोदी और कोई एक नहीं है। रिपीटेडली कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद उनके जो पॉलिटिकल एजेंडा है, फाइनेंशियल एजेंडा है, उनको ये वेलेमेंटली आगे बढ़ा रहे हैं, बस इतना ही है। कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं है, उनके और इनके कैरेक्टर में क्या चेंज है कि वो जो है कहीं ना कहीं बड़े बड़े आंदोलनों से जंतर मंतर के सवाल है। कांग्रेस यहाँ गालियाँ देती है अडानी अंबानी को, छत्तीसगढ़ में राजस्थान में उसी अडानी अंबानी को ठेके दे रही है। आज नहीं, देखिए पिछले दिनों हम लोग पॉलिटिकल नहीं है, और राजनीति से हमारी राजनीति सिर्फ मजदूर किसान की वोट तो देते हैं ना, नहीं वोट देते हैं। और आज जो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का जो धोरण है, जो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है, वो केवल एक पॉलिटिकल और किसी लीडरशिप के चेंज के लिए नहीं है, क्योंकि लेफ्ट और डेमोक्रेटिक फोर्सेस इस बात में भरोसा करती हैं कि यदि ऐसी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग वहाँ पे जाएंगे जिनका कैपिटलिज्म के साथ नेक्सस है, तो अपना खुद का भाई भी होगा तो उसका जो स्टैंड वही रहेगा। इसलिए ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन। सर विश्वास किस पे किया जाए? सरकारों के रवैये तो सभी के एक जैसे ही है ना सर। देखिए सरकार बदलने एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आज नहीं, 77 में हो या अन्ना हजारे ने यही जंतर मंतर से रामलीला मैदान से मूवमेंट शुरू किया था। कई सरकारें बनी हैं, उनके आज दिल्ली की आपकी गवर्नमेंट हो सकता है 100% वो भी दूध के दूल्हे नहीं है, उनके ऊपर भी एलिगेशन लग रहे हैं, लेकिन कॉमन मैन को कहीं ना कहीं थोड़ा तो वो तो कहते हैं बनियाओं में मिट्टी भी बेच देता हूँ, माइट भी, हम पॉलिटिकल ए में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ जो है एक आम आदमी जो है, हम बोलते हैं कि आज रेवड़ियाँ बट रही हैं, रेवड़ी बट रही है, रेवड़ी छोटे को बट रही है तो आंख में आ रही है। रेवड़ी जब गौतम अडानी और अंबानी को बच रही है, आप अभी देखिए अभी स्टेज से स्पीच देते हुए हमारे एक जो है ने बताया, AITUC के सेक्रेटरी ने बताया कि जो उनका जो रेट था वो टैक्स का रेट वो 28% से घटा के 22% कर दिए। 28% से 22% करना गवर्नमेंट की इकोनॉमी को कितना इफेक्ट करेगा। तो इसलिए हमारा ये मोदी इज मास्केट ऑफ कॉर्पोरेशन, जो कैपिटलाइजेशन है उनका एक मास्केट है, वो चेहरा है। दूसरा, उनके पीछे बहुत सारी फोर्सेस हैं जो देश के अंदर में कॉमन मैन के लिए। लेकिन रास्ता क्या है इन चीज़ों का? रास्ता है मास मूवमेंट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप अपनी भूमिका लिखाएं। आप जो ऐसी चीज़ें आज जंतर मंतर को आप इतना कवर कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जाने के बाद आपका जो चैनल होगा वो चैनल का एडिटर इसको पूरा दिखाएगा नहीं, इसमें कई गलत चीज़ें लिख दिया गया है वो दिखाएगा, क्योंकि आप भी मेरी जैसे एक मुलाजिम है, आप पूरी ईमानदारी से कवर कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं दूसरी जगह से डिक्टेट किया जा रहा है। जो चैनल हैं
वो चैनल को दूसरा कोई डिक्टेट कर रहा है। आजकल नाम भी बताए जा रहे हैं उनके, कौन चैनलों को हैंडल कर रहा है? एक ही दो चैनल नहीं है, कमो बेस एडवर्टाइजमेंट चाहिए आपको। यदि आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक न्यूज़ चला दिया तो अगले दिन के बाद से आपका चैनल को एक भी ऐड नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट का ऐड नहीं मिलेगा तो अपने कर्मचारियों को कहाँ से पे करेगा। तो ये पूरा जो नेक्सस है, जो कैपिटलिज्म का नेक्सस और गवर्नमेंट का नेक्सस, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मोदी जी, जब मोदी जी स्पीच देते हैं तो बहुत प्रभावी लगता है। हम लोग डिफेंस सेक्टर से नज़दीक से देखा है, और अभी रिसेंटली भी एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के अंदर में बोलते हुए, जब उनका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जब बंद हो गया तो मोदी उसके आगे एक शब्द नहीं बोल पाए। तो मोदी जो बोल रहा है, मोदी के पीछे जी हाँ उसका जो तो जब हकलाने नहीं, उसके आगे बोले ही नहीं, क्योंकि उनको फिनांस ABCD नहीं आता है देश का। क्या है, आप स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं, तो एक बुरा उसके अगेंस्ट में, नेक्सस के अगेंस्ट में मैं आपसे भी अपील करूंगा कि थोड़ा आप लोगों ने बड़े बड़े मूवमेंट कराए हैं, बड़े बड़े मूवमेंट कराए हैं। धूमिल की एक कविता मैं कहा जाऊंगा कि धूमिल ने बहुत पहले लिखा था, 77 के पहले, हिंदी के एक बड़े कवि थे धूमिल, कि एक आदमी रोटी बेलता है। उन्होंने, धूमिल ने बोला था, ये कविता है उनकी, कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक दूसरा है रोटी सेकता है, एक तीसरा है न रोटी बेलता है न सेकता है, वो सिर्फ रोटी खाता है। मैं पूछता हूँ कि ये तीसरा कौन है, तो इस देश की संसद मौन है। यही सिचुएशन जो 70s में धूमिल ने लिखा था, वो चीज़ें आज भी प्रभावी हैं। मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि इस प्रकार के जो जंतर मंतर बड़े बड़े इतिहास का गवाह रहा है, यहाँ से बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, चाहे स्वतंत्र भारत में जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन किया, या उसके बाद के जो बहुत सारे आंदोलन जवा है, ये हो सकता है इसका क्वांटम कम हो सकता है इसको अलग नज़रिए से देखा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ एक टेंट कर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ तो अपने पे इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज आयुध निर्माणियों का जिस तरीके से निगमीकरण करके देश की सुरक्षा के साथ सरकार ने जो समझौता किया है, आज 70s में जब पाकिस्तान के साथ वार के बाद आज जितने इंडियन ऑयल या दूसरे जो कार्पोरेटाइज आप देख रहे हैं कि जितनी ऑयल कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर में हैं, ये पहले सारे प्राइवेट होती थी, और ये प्राइवेट होती थी। और एक ऐसा इंस्टेंट है कि पाकिस्तान के वार के समय में वो सेम प्राइवेट वेंडर जो है वो इंडिया के लिए भी देता था, तेल सप्लाई करता था और पाकिस्तान के लिए, और उसने सप्लाई बंद कर दिया था। उसके बाद इंदिरा जी ने एक डिसीजन लिया था कि जितना ऑयल सेक्टर है उस सारे ऑयल सेक्टर को गवर्नमेंट के अंदर में लाया जाए। आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बहुतायत कर्मचारी यहाँ पे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को जिस तरीके से कारपोरेशन में बदला गया है, कारपोरेशन में बदलने के बाद कारपोरेशन इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड प्राइवेटाइजेशन। गौतम अडानी या अंबानी का उद्देश्य पैसा बनाना है, वो टाटा बिरला के जनरेशन के पूंजीपति नहीं है जो इस देश के अंदर में टाटा ने जो है बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़, जो हैवी इंडस्ट्रीज़ बनाया, गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाया, आज की गवर्नमेंट का नहीं। इसलिए ये जो कलेक्टिव मूवमेंट, मास मूवमेंट जनरेट करना होगा, जिसमें आप लोगों की भूमिका भी जरूरत पड़ेगी। आप यूथ भी हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से हैं। आज हमारा क्वांटम कम हो सकता है, लेकिन कमोबेश हिंदुस्तान का हर गरीब, बेरोजगार, सामान्य आदमी, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो, चाहे वो फार्मिंग सेक्टर में काम कर रहा हो, सारे लोग मजबूर हैं। फर्टिलाइजर के रेट आसमान छू रहे हैं, फूड ग्रेन्स का रेट इतना बढ़ गया है कि आम आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, नौकरियां हैं नहीं। आज जो अग्निवीर की किसी ने यहाँ पे की, अग्निवीर के माध्यम से मैं एक चीज़, जो हमारा परसेप्शन है, हम लोग डिफेंस सेक्टर से हैं, हम इंटरनल चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करना ठीक नहीं है, लेकिन एक ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट आप देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट, एक यूथ पर्टिकुलरली यदि नॉर्थ बेल्ट के यूथ को देखते हैं कि सारी तैयारियां करते हुए वो पहले IAS PCS बनना चाहता है, फिर आते हुए जब वो नहीं कर पाता है तो वकालत में जाता है, जर्नलिज्म में जाता है। आज एक यूथ को आपने 18 साल की उम्र में गवर्नमेंट सेक्टर में डिप्लॉयड कर लिया डिफेंस में, और 22 साल के बाद उसको वो सारी आपके सीक्रेट चीज़ों से एक्सपोज हुआ, और उसके बाद आपने उसको निकाल दिया। वो निकालने के बाद जब उसको ब्रेड एंड बटर नहीं रहेगा, तो जापान में जो घटना आई थी बीच में, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर को जिसने किया, वो भी अग्निवीर ही था, जिसका नाम यहाँ दूसरा है, वहाँ का अलग नाम है, लेकिन वो अग्निवीर ही था। इसलिए वो देश की सुरक्षा के हित में नहीं है।
बनियागिरी के चक्कर में देश की संरक्षण संस्थाओं को, डिफेंस सेक्टर को कारपोरेशन और प्राइवेटाइजेशन में करना, ये सिर्फ और सिर्फ किसी की नौकरी के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये आने वाले समय में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इसलिए इस मिशन को आप लोग भी आगे बढ़ाएं। सरकारें आती आएंगी जाएंगी, लेकिन यदि इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद उसको रिवाइव नहीं किया जा सकता है। इसलिए लड़ाई इंस्टीट्यूशन को बचाने की है। आज एनपीएससी का इंस्टीट्यूशन था, ओपीएससी का इंस्टीट्यूशन था, उस इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करके आज उसका रिपरकेशन आ रहा है 18 साल बाद। इवन जब हम लोग 2004 में उसकी चर्चा करते थे तो कर्मचारियों के समझ में नहीं आता था। आज वो प्रोडक्ट बन के आ गया है कि आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ सर्विस 40,000 की बेसिक पे में जो रिटायर्ड हो रहा है उसको 1,600 रुपया यदि पेंशन मिल रहा है तो कैसे सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए ये लड़ाई उसके खिलाफ में है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेफ्ट और डेमोक्रेटिक विचारधारा को लेकर चलने वाला है। 400 प्लस यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हैं जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डीजीक्यूए, डीआरडीओ इन संस्थानों में काम करते हैं। हमारे लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। हम यहाँ सरकार व्यक्ति के अगेंस्ट में नहीं, इस व्यवस्था के अगेंस्ट में अपनी बातों को रखने आए हैं। हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारी बातों को आप जो है वाइड पब्लिसिटी दें कि आज जो सरकार के जो धोरण हैं, जो सरकार के जो एक एक फैसले हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, उनकी डिफेंस पॉलिसी है, उनकी फॉरेन पॉलिसी है, वो आने वाले समय में इंडियन यूथ को पूरी तरीके से रास्ते पे लाएगा। न फार्मर के लिए प्रोटेक्शन है, न एम्प्लॉइज़ के लिए प्रोटेक्शन है, न मजदूर के लिए प्रोटेक्शन है। इसलिए हमको मिलकर लड़ना पड़ेगा।